भाजपा के एक बड़े नेता, बिहार बीजेपी की एक बड़े नेता ने चिराग पासवान से 3 बार बंद कमरे में संवाद किया है एनडीए में वापस बुलाने के लिए। 6-7% जो दुसाध वोटर है, जो दलित वोटर्स हैं, वो मत छिटक जाएं, इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को किसी तरह अपने पाले में करना चाह रही है। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के मामले पर तैयार नहीं हो रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर पशुपति कुमार पारस और उनके जो 4-5 सांसद हैं, उनके साथ और उनके कॉस्ट पर अब उनका वापसी एनडीए में नहीं होने वाला है। चिराग पासवान से नैतिकता के लड़ाई में कभी वो जीत नहीं सकते हैं पशुपति कुमार पारस, ये बिल्कुल मतलब मानने वाली बात है। और बीजेपी आज नहीं तो कल देखिएगा उनको साइड करेगी ही करेगी। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके बाद अब नीतीश कुमार का बीजेपी में जाना लगभग असंभव है। हम सिर्फ असंभव लगभग कह रहे हैं। बिहार में बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी दल चाहिए, एक ऐसा सहयोगी दल जिसका कुछ प्रतिशत वोट हो, जिसका जनाधार हो और जिसके बदौलत बीजेपी कम से कम अपना इज्जत और सम्मान बचाने भर और दिल्ली की गद्दी पर फिर काबिज होने के लिए बिहार से उतनी सीटें ला सके। ये आप पक्के तौर पर मानिए कि 10 से 15 सीटों पर बीजेपी को और उतनी ही सीटें पर महागठबंधन को वो नुकसान पहुंचाने में सफल रहेंगे। उत्तराधिकारी हमेशा बेटा होता है। भाई कभी भी भाई हिस्सेदार हो सकता है, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जिस तरह पशुपति कुमार पारस खुद को क्लेम करते हैं कि हम रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ना तो अपने कैंडिडेट्स उतारे और ना ही उन्होंने इसकी चर्चाएं की। आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? 2 दिन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उनका बैठक दिल्ली में चला, वहाँ पे तमाम जो बातें हुई सामने निकल कर के आई। वो राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं बिहार में। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में? क्या करेंगे? एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे? चर्चा को लेकर के लड़ाई चल रही है। आखिरकार चिराग पासवान बिहार की राजनीति से गायब क्यों हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित तारण जी हैं। उदित जी के साथ जुड़ेंगे। उदित जी, चिराग पासवान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं? वो एक तरफ कहते हैं कि हम गठबंधन में हमारे जो हैं कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ हम लागू आएंगे। उपचुनाव में वो अपने कैंडिडेट पहले कहते हैं कि खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं। चल क्या रहा है? कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, लोजपा रामविलास के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है इस मामले पर कि आखिरकार चिराग पासवान 2 सीटों पर उपचुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। शुरुआत में तो आप ही ये खबर किए भी थे वहाँ जाकर, जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे आपने पूछा भी था, तो उन्होंने दावा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने भी कहा था कि नामों पर चर्चा हो गई है, अंतिम मुहर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाएंगे। चिराग पासवान आते हैं पटना, रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण होता है 8 अक्टूबर को। आप गए भी थे वहाँ पर साबरनी तो, लेकिन उसके बाद अचानक से वो बैकफुट पर चले जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी नहीं करते हैं और दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन देखिए, 2-3 प्रमुख बातें जो खबरें आई हैं हमारे पास, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहला चीज़ कि एनडीए की अगर आप बात कीजिए, एनडीए मतलब बीजेपी एंड उसका जो अलायंस पार्टनर है, उसकी अगर आप बात कीजिए तो विगत 2-3 सालों के अंदर में आप देखिए तो पंजाब से अकाली दल, बिहार से जनता दल यूनाइटेड और महाराष्ट्र से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की, ये उनके सहयोगी दल से अब अलग हो चुके हैं। एनडीए के घटक दल अब ये नहीं रहे। तो बीजेपी, हालांकि बीजेपी आज भी 353 सांसदों के साथ देश में राज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, अकेले बीजेपी के पास 305 सांसद हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर ये 3 स्टेट्स की बात करें, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार, तो यहाँ पर जो मुख्य सहयोगी और जिनका कुछ जनाधार है, जिनके बदौलत बीजेपी बिहार में 40 में 39 सीटें लाई थी, वो अब इनसे अलग हो चुके हैं और निकट भविष्य में उनका साथ आना भी नहीं दिख रहा है। ना तो उद्धव ठाकरे अब मिलने जा रहे हैं बीजेपी से, उनकी सरकार गिरवा दी गई। जो कांड हुआ एकनाथ शिंदे वाला पूरा देश देखा, ऑपरेशन लोटस। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके बाद अब नीतीश कुमार का बीजेपी में जाना लगभग असंभव है। हम सिर्फ असंभव लगभग कह रहे हैं, असंभव नहीं, लगभग असंभव है। और पंजाब में अकाली दल के साथ गणित बीजेपी का बैठ नहीं रहा है। तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करें रत्नेश, तो ये समझने वाली बात है कि बिहार में बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी दल चाहिए, एक ऐसा सहयोगी दल जिसका कुछ प्रतिशत वोट हो, जिसका जनाधार हो और जिसके बदौलत बीजेपी कम से कम अपना इज्जत और सम्मान बचाने भर और दिल्ली की गद्दी पर फिर काबिज होने के लिए बिहार से उतनी सीटें ला सके। उसके लिए बिहार के पास 2 ऑप्शन है। पहला, लोजपा जिसके
अध्यक्ष हैं, जिसके मुखिया जो हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी से बहुत अच्छा संबंध है अभी उनका। और दूसरे लोजपा रामविलास के जो जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान, मतलब चिराग पासवान गुट नंबर 2 में है। अब समझिए इस गणित को, भाजपा के एक बड़े नेता, बिहार बीजेपी की एक बड़े नेता ने चिराग पासवान से 3 बार बंद कमरे में संवाद किया है एनडीए में वापस बुलाने के लिए, लेकिन चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर पशुपति कुमार पारस और उनके जो 4-5 सांसद हैं उनके साथ और उनके कॉस्ट पर अब उनका वापसी एनडीए में नहीं होने वाला है। मतलब सीधे तरीके से 3 बार जो संवाद हुआ है, 3 बार जो बात हुआ है, और इसमें एक खबर यह भी है कि दिल्ली में भी उनसे एक बड़े नेता बीजेपी के मुलाकात उन्होंने किया है और यही बात कहा कि आप एनडीए में आ जाइए, क्योंकि बिहार का जो 7% 6% दुसाध वोट है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के साथ है, पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है। ये बात बीजेपी भी जानती है। और अगर 2024 में चिराग नहीं रहते हैं बीजेपी के साथ, तो भले ही चिराग पासवान खुद भी हार जाएं, चाहे हाजीपुर से लड़े या जमुई से लड़े, लेकिन ये आप पक्के तौर पर मानिए कि 10 से 15 सीटों पर बीजेपी को और उतनी ही सीटें पर महागठबंधन को वो नुकसान पहुंचाने में सफल रहेंगे। क्योंकि आप किसी भी लोकसभा का आप सर्वे उठाकर देखिए तो वहाँ पर 50,000, 75,000 या 25,000 ही दुसाध वोटर हैं, और वो वही वोट करेंगे जहाँ चिराग पासवान चाहेंगे। तो बीजेपी उस नुकसान को देखिए, बीजेपी को ऐसे ही बिहार में बड़ा नुकसान हो चुका है। 15% जो वोट है अति पिछड़ा का, वो ऐसे ही नीतीश कुमार के साथ जा चुका है। अब कम से कम जो 6-7% जो दुसाध वोटर है, जो दलित वोटर्स हैं, वो मत छिटक जाएं, इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को किसी तरह अपने पाले में करना चाह रही है। लेकिन चिराग पासवान अब पशुपति कुमार पारस के मामले पर तैयार नहीं हो रहे हैं, पक्की खबर है। और चिराग पासवान तब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साफ उन्होंने कहा है कि उनको आप बाहर करिए एनडीए से, मेरा पूरा समर्थन है आपको। दूसरी चीज़ कि बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर ये हो सकती है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। चिराग पे अगर वो साइलेंट है, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव पे अगर चिराग पासवान साइलेंट है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर उनका जो तेवर 2020 से है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अवहेलना को लेकर जो उन्होंने मामला उठाया था 2020 विधानसभा चुनाव के पहले, वही तेवर आज भी उनका नीतीश कुमार पर दिखता है। मतलब सीधे तरीके से बिहार को बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये बात बताने में चिराग एक बार भी नहीं सोचते, और ना तो उनके पार्टी के कोई नेता सोचते हैं। आप अरुण कुमार की बात कीजिए, उनके उपाध्यक्ष हैं, राजू तिवारी की बात कीजिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों से आप बात करिए तो सीधे तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। तो ये भाजपा के लिए एक, मतलब आप कह सकते हैं, राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही राहत भरी खबर से भाजपा का नैया नहीं पार होगा 24 में। उनको चिराग पासवान का साथ चाहिए, इसलिए बीजेपी को एक कड़ा फैसला लेना होगा कि क्या वो पारस जी के साथ, यानी पशुपति कुमार पारस के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का, या चिराग पासवान के साथ। दोनों को एक साथ लेकर बीजेपी नहीं लड़ पाएगी बिहार लोकसभा चुनाव, जो देश में लोकसभा होगा उसमें बिहार में नहीं लड़ पाएगी। तो आखिरकार अब आपका जो सवाल है कि चिराग पासवान गायब कहाँ है, देखिए राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में मुद्दा यही उठा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था, डेंगू का मामला देख ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही अस्पताल में घूमकर डॉक्टर को सस्पेंड करें, लेकिन डेंगू अगर फैला है तो इसके पीछे एनएमसीएच या डीएमसीएच या पीएमसीएच के डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे नगर निगम जिम्मेदार है। गंदगी फैला, आप सोचिए 1996 में दिल्ली में डेंगू आया था, महामारी फैला था। आज करीब 26 साल के बाद पटना में अगर महामारी हो रहा है, मतलब हम कितने पीछे हैं, गंदगी फैला हुआ है। ये पूरी नगर निगम का फेलियर है। इस मामले को उठाया गया चिराग पासवान के द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर को उठाया गया, शराबबंदी के फेलियर को उठाया गया, और इसीलिए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई केंद्र सरकार से। इसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम है जजों की नियुक्ति की, वहाँ पर दलितों की नियुक्ति हो बड़े पदों पर, ये मतलब उनका जो पार्टी का एजेंडा है उस पर चर्चा हुआ। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन वही है कि क्या चिराग पासवान किस गुट के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। ये पूछते हैं अगर हम प्रेस वार्ता में, तो चिराग पासवान हंस देते हैं और कहते हैं कि मेरा एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, महागठबंधन के साथ वो है नहीं, नैसर्गिक रूप से अभी वो जाएंगे भी नहीं, वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है। इनका सपना सीएम बनने का है चिराग पासवान का, वहाँ पे तेजस्वी यादव काबिज हो चुके हैं, लगभग आधा चीफ मिनिस्टर बिहार के बन चुके हैं तेजस्वी यादव। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। क्या सवाल है? जी, सवाल मेरा ये था कि अगर पशुपति कुमार पारस को बीजेपी अलग रखती है, एक तो अलग रख रही है, दूसरा वो चाहती भी नहीं है अलग करना, तो आखिरकार उनके साथ क्या करने जा रही है? देखिए, बीजेपी को अगर बिहार में 2024 लोकसभा में अच्छी खासी सम्मानजनक सीट लाना है, मतलब इज्जत भी बचे और दिल्ली का गद्दी फिर से रिटेन रह जाए, बच जाए,
फिर से पीएम बन जाए नरेंद्र मोदी, तो उनको पशुपति कुमार पारस का बलिदान देना होगा। जिस तरह अभी राजद ने सुधाकर सिंह का दे दिया, जगदानंद सिंह का दे दिया, राजनीति में ये आम बात है। पशुपति कुमार पारस का अब उम्र भी हो गया है, अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। और एक बात तो मानना होगा ना कि पशुपति कुमार पारस किसी के बहकावे में, उस समय आरोप लगा के ललन सिंह के बहकावे में, कुछ लोग आरोप लगाएंगे सूरजभान सिंह के बहकावे में, जिसके भी बहकावे में आकर पशुपति कुमार पारस या लालच में ही आकर, भाई के विरासत पे अगर उनको लालच भी आ गया तो किसी भी कंडीशन में पशुपति कुमार पारस जो हैं उन्होंने गलती किया। देखिए, भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ उत्तराधिकारी हमेशा बेटा होता है। भाई कभी भी भाई हिस्सेदार हो सकता है, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जिस तरह पशुपति कुमार पारस खुद को क्लेम करते हैं कि हम रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे जब श्राद्ध कार्यक्रम होता है, उसमें अगर पिता का निधन हो जाता है तो जो अंतिम दिन श्राद्ध का होता है, दसवां जिसे कहते हैं, उस दिन बड़े बेटे को मुरेठा बांधा जाता है। मतलब अब घर का मुखिया वही हो गया। अगर उस व्यक्ति जिसका निधन हुआ उसका छोटा भाई है, उसको मुरेठा नहीं बांधा जाता है। तो यही संस्कृति है हमारी। आप मौर्य वंश देखिए, जो बड़ा बेटा होता है वही बनता है गद्दी पर। ये हमारे यहाँ कल्चर है। तो पशुपति कुमार पारस का तो ये क्लेम ही गलत है कि वो उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के, कभी नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान से नैतिकता के लड़ाई में कभी वो जीत नहीं सकते हैं पशुपति कुमार पारस, ये बिल्कुल मतलब मानने वाली बात है। और बीजेपी आज नहीं तो कल देखिएगा उनको साइड करेगी ही करेगी। ये बीजेपी की मजबूरी होगी उनको साइड करना। अगर नहीं करती है तो कम से कम 3-4 सीट बिहार में ऐसा होगा जो जीतने वाला बीजेपी होगा, लेकिन वो हारेगा और उसके पीछे कारण बनेंगे चिराग पासवान। और ये गलती बीजेपी 24 में नहीं कर सकती है। एक तो इसी तरह उसको नुकसान होने वाला है नीतीश कुमार के जाने से। अब चिराग भी अगर साथ नहीं आते हैं और चिराग अगर इंडिपेंडेंट लड़ जाएं, हर सीट पे अपने 40 सीट पे प्रत्याशी खड़ा कर दें, तो बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को भी होना है और बीजेपी को भी होना है। तो पशुपति कुमार पारस आज नहीं तो कल एनडीए से बाहर होकर रहेंगे। चलिए, तो पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चचा हैं, वो आज नहीं तो कल एनडीए से बाहर होंगे और चिराग का रास्ता एनडीए के लिए साफ हो जाएगा। बहरहाल क्या कुछ होगा, स्थितियां और संभावनाएं समय आने पर पता चलेगा। हम तमाम अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। कैसा लगा ये डिस्कशन हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपनी राय छोड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।